हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीड क्लासेस के ऊपर। पिछले क्लास में हमने देखा था सीड स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोकोट्स क्या होते हैं, डाइकोट्स क्या होते हैं, कौन से सीड स्ट्रक्चर हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ वी डिफाइन सीड। हम सीड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड एंड व्हाट आर द क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर दीज क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर गेटिंग द स्टार्टेड, अगर आपने अड्डा 24/7 की ये एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, और ये सब आपको एक क्लिक पर मिल सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। चुनने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विजेस आपको इसमें मिलती हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करती हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके बैचेस होते हैं, अगर आप उनमें इनरोल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको मिलते हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है, प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी, ताकि आप क्लास को मिस ना करें। एक ऐसा एग्रीकल्चर चैनल है जो सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो फॉर श्योर यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। और बेल आइकन इसलिए ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी कंटेंट जो है आपका मिस ना हो। और अब चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बिफोर दैट, अगर आप पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इफ्को का नया पेड बैच 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ आपका नाबार्ड का पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपका IBPS AFO का बैच स्टार्ट हो चुका है, CWC का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इनमें से अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं एंड यू वांट एन हेल्प फ्रॉम अ एजुकेटर, यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज। ये एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एनरोल करते टाइम Y448 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी आप ये कोड लगाएंगे Y448, तो जो भी आपकी एनरोलमेंट फीस होगी उस पर 77% का डिस्काउंट जो है आपको इसके द्वारा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड क्लासिफिकेशन का, यानी कि सीड को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, वो भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन था। तो हमने वहाँ पर मोनोकॉट सीड स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ा, डाइकॉट सीड स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ा। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको साथ साथ बताया था कि ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिनेंट सीड्स भी होते हैं। अब कौन से सीड्स ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं और कौन से सीड्स रिकैल्सिनेंट सीड्स हैं, आइए देखते हैं। सो बिफोर ओके, so first, not orthodox, we will start with albuminous seed। ये albuminous seed कौन से होते हैं, या हम इनको दूसरी भाषा में बोले तो एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। और इसका जो काउंटर पार्ट होता है उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है इसमें एंडोस्पर्म है, और नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। बट दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। ठीक है, तो सच क्या है? एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट तो होता ही है एंड इट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, सॉरी नहीं हो पाता है ना। These seeds retain some part of the endosperm because it is not completely consumed। यानी कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि सीड में स्टोर होता है फूड एंडोस्पर्म में, राइट। एंडोस्पर्म फूड स्टोर करेगा ताकि ग्रोइंग एम्ब्रियो को एनर्जी मिल सके। अगर ग्रोइंग एम्ब्रियो इस खाने को पूरा खा लेता है
तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस खाने को पूरा नहीं खा पाता है, कुछ खाना छोड़ देता है, ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जस्ट लाइक मम्मी आपको खाना डाल के देती हैं और अगर आप प्लेट में कुछ खाना छोड़ देते हैं, है ना, सो इफ देयर इज सम खाना इन द प्लेट, देन दिस प्लेट इज एन एंडोस्पर्मिक प्लेट। ये जो प्लेट है ये एक एंडोस्पर्मिक प्लेट है। ये जो सीड है ये एक एल्ब्यूमिनस सीड है। समझ रहे हैं आप? खाना प्रेजेंट था, खाया पूरा नहीं गया, तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स आर मेज, व्हीट, बार्ले, राइस, कॉटन, कैस्टर, अनियन। ज्यादातर मोनोकॉट्स जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस इसमें आते हैं, लेकिन कुछ डाइकॉट्स भी होते हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि कॉटन, कैस्टर, अनियन। कॉटन, कैस्टर, अनियन। अब जो हमारे एग्जाम में है ना, वो एग्जाम्पल यहाँ से आते हैं, कैस्टर, कॉटन और अनियन से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसका जो काउंटर पार्ट है जिसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। इन्हें किसी भी नाम से बोल सकते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये वो सीड्स हैं जो अपना खाना पूरा कंज्यूम कर चुके हैं, यानी कि एंडोस्पर्म में जितना फूड स्टोर था इसका एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम कर लेता है। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड हियर। तो इनको नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक बचा नहीं है, एंडोस्पर्म खत्म हो गया है ना, बचा ही नहीं है। प्लेट जितना मम्मी ने खाना डाल के दिया आपने पूरी साफ कर ली है, तो इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें खाना बचा नहीं है, एंडोस्पर्म बचा नहीं है। तो प्रेजेंट दोनों सीड में होता है, एक में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है और एक में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। इसके बेसिस पर इसकी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल हियर आर पी, ग्राउंडनट, बीन्स, है ना, ग्राम्स, ये सब आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी कि ये अपना जो एंडोस्पर्म है वो पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। Then comes to the recalcitrant seeds and orthodox seeds. Recalcitrant seeds कौन से होते हैं और orthodox seeds कौन से होते हैं? Orthodox seeds are able to tolerate moisture loss and less seed moisture favors the storage. इनको आप 10% से भी कम moisture पर store करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये कम moisture को झेल पाते हैं, तो उसमें भी ये वायबल रह पाते हैं, इसलिए हम इनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं जो रिकैल्सिनेंट सीड्स होते हैं, ये अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे मॉइस्चर लेके जाते हैं इनका, तो ये वायबल नहीं रह पाते हैं, ये एक्सट्रीम डेसिकेशन कंडीशन को नहीं झेल पाते हैं। और अगर आप हायर मॉइस्चर वाली चीज को स्टोर करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, है ना। एज कंपेयर टू, आई विल गिव यू एग्जांपल, आपके पास एक तरफ गेहूं का दाना है और एक तरफ कोई फ्रूट है ना, जैसे कि लीची है ना। अब आप लीची को देखिए, लीची एक हफ्ते में पूरी सड़ जाएगी, गल जाएगी, लेकिन गेहूं का दाना एक हफ्ते में नहीं सड़ेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं के दाने में मॉइस्चर लेवल कम है। ऐसे ही सीड्स में, अगर सीड्स में जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सीड्स हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं या आपके ये जो मस्क मेलन के सीड्स होते हैं ना, इनको खाया जाता है। तो इनको हमारी मॉम क्या करती है, निकाल करके धूप में सुखाती है, ऐसे सीधा तो स्टोर नहीं करती ना, ताकि उसका मॉइस्चर कम हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो वो चीज़ जल्दी खराब हो जाएगी, उस पर बैक्टीरिया और फंगस अटैक कर देती है। तो जो ये रिकैल्सिनेंट सीड हैं, अगर इनका मॉइस्चर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो ये वायबल ही नहीं रहते, किसी काम के ही नहीं रहते, और ख़त्म नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया फंगस का अटैक हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, इनको हम रिकैल्सिनेंट सीड्स कहते हैं। Examples of recalcitrant seeds are again very important, and these are mostly fruit crops, जैसे कि मैंगो, लीची, रबर, सिट्रस, है ना, ये सब आपके रिकैल्सिनेंट सीड्स के एग्जाम्पल हैं, और इनको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, ठीक है।
ऑर्थोडॉक्स सीड जैसे कि घर में दाल चावल है या राइस है या वीट है, ये हम इजीली स्टोर करके रख पाते हैं ना, 6-6 महीने तक स्टोर कर लेते हैं, साल भर के लिए भी स्टोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सीड को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक संभाल के रख सकते हैं, वहीं रिकैल्सिनेंट सीड्स को स्टोर करना मुश्किल होता है। Now comes the classes of seeds और the seed classification, है ना। तो सीड की जो साइकिल है वो शुरू होती है न्यूक्लियस सीड से। अगर आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं बता दूँ, हमने अभी पीछे बहुत सारे ब्रीडिंग मेथड्स किए और किस तरीके से एक नई वैरायटी रिलीज होती है ना। तो जब भी नई वैरायटी रिलीज के लिए आपको जो फर्स्ट सीड मिलता है, तो फर्स्ट सीड यू गेट, है ना, एक प्लांट ब्रीडर को एक पहला सीड मिलता है कि यस दीज आर द राइट कैरेक्टर्स एंड दिस विल बी माय वैरायटी। जो फर्स्ट सीड मिलता है, तो जहां से शुरुआत होती है वो होता है न्यूक्लियस सीड, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस सीड को जब आप ग्रो करते हैं, यानी कि उसके बाद जो प्रोजनी आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसे फाउंडेशन सीड कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं। ब्रीडर सीड को ग्रो करते हैं तो आपको फाउंडेशन सीड मिलता है, फाउंडेशन सीड को ग्रो करते हैं तो आपको सर्टिफाइड सीड मिलता है। तो ये 4 क्लासेस हैं सीड की, राइट। ब्रीडर सीड, ठीक है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड यहाँ पर एक गुड सीड जैसा कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक अ गुड सीड, ओके, सो इग्नोर दिस पार्ट। यहाँ पर बीच में एक और आया है रजिस्टर्ड सीड। तो रजिस्टर्ड सीड जो है, दिस इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। भारत में रजिस्टर्ड सीड साइकिल फॉलो नहीं होती, इंडिया में ये रजिस्टर्ड सीड नहीं बनता। इंडिया में फाउंडेशन के बाद सीधा सर्टिफाइड सीड बनता है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, हाउ मैनी जनरेशन सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में कितनी जनरेशन सिस्टम फॉलो की जाती है। तो इंडिया में 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो की जाती है, 3 जनरेशन। और वो 3 जनरेशन कौन सी है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। ये 3 जनरेशन सिस्टम जो है इंडिया में फॉलो किया जाता है। रजिस्टर्ड सीड्स आर प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है रजिस्टर्ड सीड किसकी प्रोजेनी है, फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। लेकिन ये स्टेप इंडिया में फॉलो नहीं होता, ये स्टेप यूएसए में फॉलो होता है, ठीक है, इंडिया में फॉलो नहीं होता है। तो शुरुआत होती है न्यूक्लियस सीड से, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको न्यूक्लियस सीड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस सीड एक इनिशियल सीड होता है, न्यूक्लियस सीड का कोई टैग नहीं होता, न्यूक्लियस सीड का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। न्यूक्लियस सीड सिर्फ कंसर्न ब्रीडर ही उगा सकता है और वही उस पर काम कर सकता है, किसी और को कोई परमिशन नहीं होती न्यूक्लियस सीड पर, इसलिए उसको जनरेशन सिस्टम में नहीं डाला गया है, ठीक है, वो इनिशियल सीड कहलाता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे न्यूक्लियस सीड से ही। तो न्यूक्लियस सीड को सबसे पहले मैंने आपको बताया इनिशियल सीड्स बोलते हैं, ओके, इनिशियल सीड यानी कि पहला सीड। या आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, वो विच सीड क्लास इज नॉन एज मदर सीड। मदर सीड न्यूक्लियस सीड को नहीं बोलते, डू नॉट कंफ्यूज इनिशियल विद मदर, कि भाई शुरुआत इसी से हुई थी इसको इनिशियल सीड कहते हैं तो मदर सीड भी कहते होंगे, नो, इसको इनिशियल सीड कहते हैं। मदर सीड किसे कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू दिस होमवर्क एंड मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है कि मदर सीड किसे कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्योंकि ये पहला सीड है ना, और पहले ही स्टेप में अगर घपला करेंगे तो देश कैसे चलेगा, राइट। तो ये 100% प्योर होता है, हाईएस्ट प्योरिटी होती है इसकी, इसमें कोई भी मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इट इज 100% प्योर सीड। ना तो इसके ऊपर कोई टैग कलर होता है। तो अगर मैं पूछूं न्यूक्लियस सीड का टैग कलर क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम न्यूक्लियस सीड का कोई टैग नहीं होता, तो हम कलर कैसे बताएंगे, ठीक है। और ना ही इसका कोई सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि ना तो आप सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंदर इसको लेके आ सकते हैं, ना टैगिंग के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको जनरेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है,
ठीक है। इसको डायरेक्टली सिर्फ ओरिजिनल ब्रीडर जिसने वैरायटी बनाई है उसका पूरा जिम्मा जो है उस ब्रीडर के पास होता है। इस ब्रीडर के पास ही उसकी पूरी अथॉरिटी होती है। Nobody else can touch this nucleus seed। इस न्यूक्लियस सीड को और कोई टच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आते हैं ब्रीडर सीड पर। ब्रीडर सीड, अब ब्रीडर सीड कब मिलेगा आपको? न्यूक्लियस को जब आप ग्रो करेंगे, मेरे पास न्यूक्लियस सीड है, मैंने उसकी सोइंग की, फिर मुझे जो क्रॉप मिलती है उससे जो मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ, यानी कि जो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप मुझे मिलती है उसको कहते हैं ब्रीडर सीड, ठीक है। ब्रीडर सीड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा ब्रीडर की देखरेख में ही किया जाता है। एक्सक्लूसिवली ब्रीडर के पास नहीं होता है ना, लेकिन ब्रीडर की प्रेजेंस में होता है, उसकी देखरेख में होता है। ये भी 100% प्योर होता है जेनेटिकली एंड फिजिकली, यानी कि ना तो इसमें कोई और कंकर पत्थर किसी चीज की मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी और सीड की मिलावट नहीं होनी चाहिए। 100% जेनेटिकली प्योर सीड होता है, ठीक है। देखिए इस पर एक टैग जरूर लगता है। भाई ये ब्रीडर सीड है तो ब्रीडर सीड के ऊपर एक टैग लगता है और उस टैग का कलर होता है गोल्डन येलो। उस टैग का कलर क्या होता है? गोल्डन येलो टैग कलर होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टैग कलर्स बहुत जगह एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर की सुपरविजन में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जिस इंस्टीट्यूट से प्लांट ब्रीडर बिलोंग करता है वो इंस्टीट्यूट इसको ग्रो कर सकता है, बट इन द प्रेजेंस और सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीडर। जेनेटिकली फिजिकली 100% प्योर होता है। न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होता है, ठीक है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीडर सीड। ये एक ब्रीडर सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका टैग कलर गोल्डन येलो कलर का होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्लास ऑफ द सीड विच इज फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन, नींव रखना किसी चीज की, है ना। तो यहां से एक्चुअली में रिसर्च से बाहर आकर के फील्ड की तरफ मूव करता है हमारा सीड। अभी तक जो काम चल रहा था वो सिर्फ रिसर्च एरिया में चल रहा था, प्लांट ब्रीडर की देखरेख में चल रहा था, है ना। ये जो फाउंडेशन सीड है ये प्रोजेनी होता है ब्रीडर सीड की, यानी कि ब्रीडर सीड को जब आप नेक्स्ट साल ग्रो करेंगे और उससे जो आपको सीड मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन का जो सीड होगा वो फाउंडेशन सीड होगा। 99.9% ये जेनेटिकली प्योर होता है और फिजिकली ये 98 नहीं होना चाहिए, 99 होना चाहिए, ठीक है। 99% फिजिकली प्योर होता है, ठीक है। 99.9% जेनेटिकली प्योर एंड 99% फिजिकली प्योर होता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मिलावट हो जाती है क्योंकि काफ़ी जनरेशन हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत तो कंकर पत्थर कुछ आ जाएगा जो इसको फिजिकली इम्प्योर बनाएगा, राइट। इसका टैग का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। दिस टैग कलर इज वाइट। ब्रीडर का कैसा था? गोल्डन येलो। तो गोल्डन येलो के बाद व्हाइट टैग का जो सीड मिलता है वो हमें फाउंडेशन सीड का मिलता है, जिसके फिजिकल प्योरिटी 99% होती है। इट इज द प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड, है ना। और ये एक फाउंडेशन सीड कहलाता है क्योंकि यहाँ से रिसर्च खत्म होकर प्रैक्टिकल शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जो कि फार्मर के पास सीड होता है। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, विच इज द सीड विच रीचेस टू द फार्मर? सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड वो है जो एक फार्मर को मिलता है। लो भैया सीड अपने फार्म पे लगाओ, ग्रो करो, अपनी पैदावार खाओ, बेचो, कुछ ही करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है 98% जेनेटिकली प्योर होती है, यानी कि 2% की इसमें मिलावट हो सकती है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, लेकिन 98% तक ये प्योर होना जरूरी है। 97 नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल क्रॉप्स होती हैं जिनमें 97 चल जाता है। इवन कुछ हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड्स में जेनेटिकली प्योर 95% भी चल जाता है ना। ये वैरायटी की बात हो रही है जो 98 हो रही है। हाइब्रिड्स में ये परसेंटेज 95 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेराइटीज में 98 होता है कॉमन जो होता है।
कुछ वेराइटीज में ये 97 होता है। वो कौन सी क्रॉप्स हैं, अगर वो भी आप मुझे बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जब मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। It is approved and certified by the state seed certification agency. इसको सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड मतलब किसी ने सर्टिफिकेट दिया है इसके साथ। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, सोने चांदी की चीजें खरीदते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये इतने कैरेट का प्योर गोल्ड है, फलाना है, धिकड़ा है। ऐसे ही सीड के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये सीड इतना प्योर है, इतना अच्छा है, क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलता है। वो क्वालिटी सर्टिफिकेट कौन देता है? स्टेट सर्टिफाइंग एजेंसी देती है, राइट। और इनके बैग्स पर या इनके पैकेट्स पर जो आपको टैग मिलता है वो कौन से कलर का मिलता है? ब्लू एज्योर कलर का टैग मिलता है, ठीक है। एज्योर को भूल जाओ, पता नहीं एज्योर क्या होता है, बेसिकली आसमानी रंग का टैग आपको मिलता है, ब्लू कलर का टैग जो है आपको मिलता है, ठीक है। 98% प्योरिटी, ब्लू कलर का टैग एंड फाउंडेशन का जो है प्रोजेनी होती है ये सर्टिफाइड सीड। ये वो सीड है जो फार्मर तक पहुंचता है। अब मैंने आपको 4 सीड्स बताए, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। ये 4 सीड है। इन चारों सीड में से न्यूक्लियस सीड पर कोई टैग और कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। फिर आता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड पर भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता लेकिन टैग होता है और टैग का कलर होता है गोल्डन येलो। फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड, ये 2 सीड ऐसे हैं जिन पर सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो इनकी टैगिंग भी होती है। टैगिंग में फाउंडेशन सीड पर व्हाइट कलर का टैग होता है और जो सर्टिफाइड सीड है उस पर ब्लू कलर का टैग होता है, और दोनों ही सर्टिफाइंग एजेंसी जो है उसको सर्टिफाई कर सकती है ना, सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। सो दिस इज अबाउट द सर्टिफाइड सीड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एक रजिस्टर्ड सीड भी होता है, तो रजिस्टर्ड सीड इज नॉट फॉलोड इन इंडिया, ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है। इट इज द प्रोजनी ऑफ द फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड की ये प्रोजनी है एंड it is generally omitted in India and certified seed is produced directly from the foundation seed. इसका जो टैग कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। पर्पल या ऑरेंज कलर का इसमें टैग कलर लगाया जाता है, राइट। उसके बाद एक और सीड आता है जो यहाँ मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, वो था ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। तो जो लोग, क्योंकि जो हमारे देश में सर्टिफिकेशन है वो वॉलंटरी है, मैं चाहूँ तो मैं अपनी सीड को सर्टिफाई करवा सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकती हूँ। मेरा मन नहीं है भाई सर्टिफाई करवाने का, कौन इतने झमेले में पड़ेगा, एप्लीकेशन देगा, परमिशन लेगा, मुझे अपना सीड ऐसे ही बेचना है तो मैं ऐसे भी अपना सीड मार्केट में बेच सकती हूँ विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है, ये कोई इलीगल काम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप बिना सर्टिफिकेशन के अपना सीड बेच रहे हैं तो उस सीड पर आपको एक टैग लगाकर बेचना होगा जिस पर आप उसके क्वालिटी पैरामीटर्स लिखेंगे। भाई इसकी जर्मिनेशन परसेंट क्या है, इसकी फिजिकल प्योरिटी कैसी है, इसकी जेनेटिकल प्योरिटी कैसी है, वो सब आपको वहां पर उस टैग पर मेंशन करना होगा। तो उन सीड्स को कहते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, यानी कि भाई सर्टिफाइड सीड तो नहीं है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और जो क्वालिटी मैंने इसके टैग पर लिखी हुई है वो सच्ची है ना। वो जैसे अदालत में गीता की कसम खाते हैं ना, मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ, तो ऐसे ही कसम खानी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो फिनिश होती है। दीज आर योर बैचेस इंडिविजुअल। अगर आप कोई अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं यूजिंग द कोड Y448 एंड दिस इज योर एग्रीकल्चर महापैक। अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं विद 1 year वैलिडिटी। एंड इसके साथ जो है हम अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है एंड वी शुड नॉट गेट एनीवन लेट फॉर आवर क्लास। ओके, गुड बाय गाइस, थैंक you so much, keep watching, and if you have any suggestions and queries, do mention in the comment box. Goodbye and take care.